बहुत पहले की बात है। एक गांव में आली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में नंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति सही नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन अली की मुर्गी चुरा ली। इसके बाद नंदू मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब अली घर पर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख नंदू के घर के बाहर देखे। अली ने नंदू से बात की तो नंदू ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़कर लाई थी और मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वो तुम्हारी मुर्गी है। अली ने नंदू से कहा कि वो इसकी शिकायत गांव की मुखिया से करेगा। ये बात सुनकर नंदू ने मुर्गी की जगह अली को एक सोता बत्तख दिया। अली ने उस बत्तख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद वो बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी तब एक साधु फिरता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए नंदू के घर पहुंचा, लेकिन नंदू ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वो अली के घर गया और अली ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वो अली के घर से जब जाने लगा तो वो अली को एक वरदान दिया कि उनके बत्तख जब भी अंडा देगा वो सोने का होगा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वो सोने का था। अली ये देखकर बहुत खुश हो गया। अब बत्तख जब भी अंडा देता था तो वो सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वो साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन नंदू ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। फिर वो गांव के मुखिया के पास गया। वो मुखिया से बोला कि अली ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। तब मुखिया ने अली से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह नंदू ने ही उसको बत्तख दिया था। मुखिया ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा और अब बत्तख मेरे पास रहेगा। बत्तख ने रोज की तरह मुखिया के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन मुखिया ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि ये कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर अली ने मुखिया को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती है, जबकि नंदू ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। मुखिया ने एक नया बत्तख लेकर नंदू को दे दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। अली दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बहुत पहले की बात है। शंकर नाम का एक किसान था। वो किसानी करके और पेड़ों की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वो लकड़ियों को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में शंकर को उस गांव का एक सेठ मिल गया। सेठ ने शंकर से लकड़ी के लिए पूछा, गाड़ी का कितना है? शंकर ने बताया, सबका 5 रुपए है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ये खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो।
शंकर लकड़ी से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुंच गया। शंकर ने सेठ को एक टोकरी लकड़ी दे दी और सेठ ने उसे 5 रुपए दिए। पैसा लेने के बाद अपनी बैलगाड़ी को लेकर आने लगा तो सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब ये बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। शंकर ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 5 रुपए का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। शंकर के काफी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की करतूत को उनको बता दिया। शंकर का छोटा बेटा होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वो अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में लकड़ियां डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने सोचा, आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी, गाड़ी का कितना है? इस पर शंकर का बेटा बोला, केवल 2 मुट्ठी। सेठ सोचा, ये तो कल वाले से भी मूर्ख है। 2 मुट्ठी में तो 2 आना दबाकर इसको दे दूंगा। उसने घर पर लकड़ियां सोने को बोला। वो बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ी सेठ को दे दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबाकर ले आया। उसने शंकर के बेटे को बोला, लो 2 मुट्ठी पैसे। शंकर के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारे हाथ की मुट्ठियाँ चाहिए। और वो उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर सेठ ने मना किया तो शंकर का बेटा बोला, तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने सेठ की सारी बात बताई, किस तरह उसने शंकर को ठगा था। इस बार सेठ ने शंकर के बेटे से माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और लकड़ियों का उचित मूल्य दिया। इस तरह शंकर के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था। उससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत कोशिश किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। वही दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी की जल देवता उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। नदी के जल देवता को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। जल देवता नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि ये उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा, ये चांदी की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। अब नदी के जल देवता पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि ये उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के जल देवता ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर
उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों से फेंक किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक लड़का रहा करता था। वो बहुत शरारत करता था। वो गांव वालों के साथ भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ के उस पर जाता था। एक दिन अपना मनोरंजन करने के लिए और गांव वालों को डराने के लिए उसने चिल्लाया, भेड़िया 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 आया, भेड़िया भेड़ को पीछा कर रहा है। जब गांव वालों ने उसकी चीख सुनी तो वे भेड़ियों को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे ये देखकर मजा आया। सभी गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया चिल्लाओ मत लड़का, जब कोई भेड़िया नहीं है। इसके बाद वे सभी गुस्से में वापस पहाड़ी से चले गए। अपने मनोरंजन के लिए बाद में एक बार फिर से लड़का फिर चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों को पीछा कर रहा है। उसने देखा कि गांव वालों भेड़ियों को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ रहे हैं। ये देख उसे फिर से आनंद आ गया। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो उन्होंने सख्ती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तब उसे गांव वालों को नहीं बुलाना चाहिए। ये कहकर गांव वाले उधर से चले गए। जब वो गांव वाले पहाड़ी के नीचे जा रहे थे तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुराया। कुछ देर बाद में लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने भेड़ों के तरफ आते देखा। घबराए हुए वो अपने पैरों पर कूद गया और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लेकिन गांव वालों ने अब की बार सोचा कि वो उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है और इसीलिए वे मदद के लिए नहीं आए। सूर्यास्त के समय गांव वाले उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। जब वे पहाड़ी पर गए तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया। लड़के ने रोते हुए गांव वालों से कहा, यहाँ वास्तव में एक भेड़िया था। चून चला गया, मैं चिल्लाया भेड़िया, लेकिन तुम लोग नहीं आए। तब एक बूढ़ा आदमी लड़के से कहने लगा, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता, बाद में भले ही वो सच कह रहा हो। अब उस लड़के को अपनी गलती का पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ से विश्वास टूट जाता है। भले ही आप सच कह रहे हो, कोई भी झूठ पर विश्वास नहीं करता है। इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। रतनपुर गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसके पिताजी मूर्तियां बनाकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। सीमा को भी उसके पिताजी ने मूर्तियां बनाना सिखाया था। सीमा गणेश जी की मूर्ति को बहुत अच्छी तरह बनाना सीखा था। एक दिन सीमा की माँ की बहुत बीमार हो गई और वो चल बसी। सीमा की माँ के मरने के बाद उसके पिताजी बहुत दुखी हो गया। सीमा के पिताजी ने बोला, मेरी वजह से तुम्हारी माँ को मरना पड़ा, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम अपने दादी के पास चले जाना। ये कहकर उसके पिताजी उदास होकर घर से चले गए और वापस नहीं आया। सीमा कुछ दिन बाद अपनी दादी के पास चले गए और उसके दादी ने पूछा तो सब कुछ बता दिया।
ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन सीमा घूमने के लिए बाहर चली गई थी। वापस आकर देखा उसकी दादी जमीन पर लेटी हुई पड़ी थी। उसने अपने दादी को अस्पताल में भर्ती कर दी। डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आया है। अभी उसकी इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा, तभी वो ठीक होगी। ये सुनकर सीमा बहुत दुखी होकर अस्पताल के बाहर चले गए और सोचने लगा कि कैसे अपनी दादी की इलाज के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, वो गणेश जी का मूर्ति बहुत अच्छी तरह बना सकता है, जो उसके पिताजी ने सिखाई थी। वो नदी के किनारे गई और गीली मिट्टी लाकर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने लगी और वो मूर्तियाँ लेकर बेचना शुरू किया। मूर्तियाँ बेचकर वो बहुत सारा रुपया इकट्ठा किया और उसकी दादी की इलाज किया। ये सब बातें सीमा के पिताजी को पता चला तो उसको बहुत पछतावा हुआ और सीमा के पास चला आया। वो सीमा को बोला, मैं तुम्हें ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना बेटी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगा। धर्मपुर के राजा एक दिन शिकार के लिए निकले। शिकार के लिए राजा घूमते घूमते थक गए। राजा जंगल में प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने देखा कि एक वृक्ष की डाली से पानी की बूंद गिर रही थी। राजा ने पत्तों का डोना बनाकर उन बूंदों से डोने को भरने लगा। ये सब कुछ एक टूनी चिड़िया देख रही थी। जब डोना भर गया तो टूनी ने डोने को गिरा दिया। राजा ने दूसरी बार डोना भरा तो फिर टूनी ने गिरा दिया। पर जब तीसरी बार राजा ने डोना गिराने पर टूनी को तीर से मार दिया। राजा डाली के पास गया जहाँ से पानी टपक रहा था तो राजा के पाँव की जमीन खिसक गई। वहाँ डाली पर एक भयंकर सांप बैठा हुआ था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था वो सांप की जहरीली लार थी। राजा के मन में पश्चाताप का समंदर उठने लगता है और ये कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया। जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, भ्रमवश मैंने उसे ही मार दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ जो होता है उसमें हमारा भला छुपा होता है, लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। एक गांव में एक काशी नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसका पत्नी और एक बेटी भी था। वो बहुत मेहनत करके गुजारा करता था। ऐसे ही वो अपना परिवार चला रहा था कि एक दिन उसका पत्नी बहुत बीमार हो गई। बीमार दिखाने के लिए उसका पास पैसा नहीं था तो वो बहुत चिंतित हो गए। फिर वो अपनी बेटी को बोला, मैं बाहर से कुछ पैसों के इंतजाम करके आता हूँ, तुम अपनी माँ की ख्याल रखना। ऐसे कह के वो बाहर चला जाता है। जाते समय रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है। दोस्त को मिलने के बाद वो अपनी परेशानियां बताते हैं। बाद में दोस्त ने उसको सलाह देता है कि तुम जमींदार को जाके अपनी परेशानी क्यों नहीं बताते हो, बोलने से वो तुम्हें कुछ मदद कर सकता है। फिर उसके बात सुनकर काशी जमींदार के पास जाता है। मालिक, मेरे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे कुछ पैसे देकर मदद करो मालिक।
फिर जमींदार बोले, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, तुम अभी इधर से चले जाओ। और काशी उदास होकर वहां से चला जाता है। काशी जब घर लौट रहा था तो रास्ते में एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज सुनकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं के अंदर से एक छोटा लड़का आवाज दे रहा था। तब काशी कुएं में एक रस्सी डाल देता है। उस रस्सी की मदद से वो लड़का कुएं से बाहर निकल आता है। बाद में काशी को मालूम हुआ कि वो छोटा लड़का जमींदार का बेटा था, राजू। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और घर जाते ही राजू अपने पिता को सारी बात बता देते हैं। राजू की बात सुनकर जमींदार को बहुत बुरा लगता है। मैंने उसकी मदद नहीं की थी, पर उसने हमारी मदद की बिना कोई स्वार्थ के। फिर जमींदार काशी के पास खुद जाकर माफी मांगते हैं और उसकी पत्नी की इलाज के लिए पैसे देने के अलावा उसकी खेती बाड़ी दिखाने के काम भी काशी को दे देता है। एक बार एक मधुमक्खी सुबह सुबह उड़कर अपने लिए फूलों से रस लेने के लिए जा रही थी। उसका सत्ता जंगल की नदी के किनारे वाले पेड़ पर था। उस ही पेड़ पर एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानती थी। उस दिन जब वो मधुमक्खी उड़कर जा रही थी तो वो नदी के ऊपर से होती हुई जा रही थी। अचानक तभी एक हवा का तेज झोंका आया और वो मधुमक्खी जाकर नदी के पानी में गिर गई, जिस वजह से उसके पूरे पंख गीले हो गए। वो अब उड़ नहीं सकती थी। मधुमक्खी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मधुमक्खी के पंख गीले होना अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वो बहुत डर गई। पेड़ पर टूनी चिड़िया बैठा हुआ था। उसकी नजर जब नदी में पड़ी तो उसने देखा कि उसके ही पेड़ पर एक सत्ते में रहने वाली मधुमक्खी संकट में पड़ गई है। उसने कुछ सोचा और फिर पेड़ से एक पत्ता अपनी सूंड से तोड़कर उसने मधुमक्खी के ओर फेंक दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिला। किसी तरह मधुमक्खी पत्ते के ऊपर आई। पत्ते पे बैठ के वो नदी के किनारे पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद उसके पंख सूख गए। अब वो उड़ सकती थी। मधुमक्खी उड़कर वापस पेड़ पर आई और उसने टूनी चिड़िया का धन्यवाद भी दिया। फिर वो अपने लिए फूल का रस लेने के लिए चले गई। बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन टूनी चिड़िया यूं ही गुनगुनाते हुए पेड़ की एक डाली पर सोया हुआ था। तभी एक शरारती बच्चे उस पेड़ के नीचे आ गए। वो बच्चा किसी पक्षी का शिकार बनाने के लिए आया था और वो टूनी चिड़िया को देख लिया था। टूनी चिड़िया को देखते ही वो पत्थर उठाकर उसे मारने लगा। तभी मधुमक्खी आकर ये सब देख लेता है और चिड़िया को बचाने के लिए वो लड़के के हाथ में डंक मार देता है। फिर बच्चा रोकर वहां से चले गए। इसी तरह मधुमक्खी टूनी चिड़िया को बचा लेता है। टूनी चिड़िया ने मधुमक्खी का धन्यवाद दिया और आपस में दोनों मित्र भी बन गए। एक जंगल में एक नदी थी जो खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस नदी में पानी पीने के लिए जाता था तो वापस नहीं आता था। एक दिन सुनो हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया।
उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने सोनू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस नदी के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन सोनू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। सोनू हिरन को जंगल में एक सबसे अच्छा दोस्त मिल गया था। वो एक खरगोश जिसका नाम सीकू था। सोनू हिरन को जब ही प्यास लगती थी तो वो उस नदी में पानी पीने जाता था। वो शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वो उस नदी में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिससे देखकर वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने सोनू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। सोनू हिरन ने उसको सारी बात बताई। तब जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो एक खूनी नदी है जिसमें शाम के वक्त जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन उस नदी में मगरमच्छ क्या कर रहा था? उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वो मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है। अगले दिन जग्गू बंदर ने सभी जानवरों को उस नदी में ले गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर सूख गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि ये पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब वो खुद बताएगा। ये सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि वो एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा, तुम इतना भी नहीं जानते हो कि पत्थर नहीं बोला करते? इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस नदी से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। गोलकपुर गांव में रामलाल नाम का एक शिल्पकार रहता था। वो बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था। एक दिन वो मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। जंगल में उसको बहुत अच्छा एक पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वो घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की शोध जब पत्थर पर हुई तो वो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर शूट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। आप किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो, मुझे कृपया छोड़ दो। पत्थर की बात सुनकर रामलाल को दया आ गया। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरी पत्थर से मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में रामलाल उस पत्थर से एक गणेश जी की मूर्ति बना दी। उसी समय धौलकपुर गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। गांव के कुछ लोग मंदिर के मूर्ति के लिए रामलाल के पास आया। तभी रामलाल ने उन लोगों को गणेश जी की मूर्ति दिखाया और वो लोग मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो गया। फिर उन लोगों ने रामलाल को गणेश जी की मूर्ति के साथ और एक दूसरा पत्थर भी मांगा और रामलाल ने उन लोगों को पहले वाला पत्थर दे दिया।
मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने वो पहले वाला पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो वो बहुत परेशान होता था, उसको दर्द होता था और वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बोला और कहा, अरे भाई, तुम तो बड़े मज़े से हो। लोग तुम्हें तुम्हारी पूजा करता है, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाता है। तब मूर्ति बने पत्थर ने कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुम आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ने लगे। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता था और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सामना करना चाहिए। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन वो नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसे ऊपर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बंदर की थी जो पेड़ पर बैठकर जामुन खा रहा था। बंदर इतने चाव से उस जामुन को खा रहा था जिसे देखकर मगरमच्छ को भी लालच आ गई। मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, तुम क्या खा रहे हो? दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। बंदर ने जवाब दिया, ये रसीले जामुन है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे अधिकतर खाता हूँ और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि तुम भी इसे बहुत पसंद करोगे। इसे ज़रा खा कर देखो। ये कहकर बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ के मुंह में फेंका। मगरमच्छ उस जामुन को खाने लगा। उन स्वादिष्ट जामुनों को खाने के बाद मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाया था। क्या तुम मुझे और थोड़ा सा जामुन तोड़कर दे सकते हो? तब बंदर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें और भी जामुन तोड़कर दे सकता हूँ। तब बंदर ने और भी जामुन तोड़कर मगरमच्छ के मुंह में फेंका। अब मगरमच्छ रोज उस पेड़ के नीचे आया करता था और बंदर उसे जामुन खिलाता था। दोनों मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों की मित्रता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। कभी कभी मगरमच्छ नदी से निकलकर बंदर के साथ खेला करता था और कभी कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदियों की सैर करता था। उस मगरमच्छ की एक पत्नी भी थी जो दूर रहा करती थी। तो मगरमच्छ ने एक दिन सोचा कि वो अपनी पत्नी को खुश करेगा और उसे भी ये स्वादिष्ट जामुन खिलाएगा। उस मगरमच्छ ने बंदर को जाकर कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे थोड़ा ज़्यादा करके जामुन तोड़कर दे सकते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जामुन मैं अपनी पत्नी को भी खिलाऊं। वो नदी के उस पार यहाँ से थोड़ी दूर पर रहता है। हाँ, बंदर ने कहा, मैं तुम्हें आज बहुत सारे जामुन तोड़कर दूंगा। तुम इसे अपनी पत्नी को खिलाना, वो पक्का इसे खाकर खुश हो जाएगी।
बंदर ने जामुन तोड़े और उन जामुन को मगरमच्छ को दे दिया और मगरमच्छ अपने मुंह में दबाकर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले गया। अपनी पत्नी के पास जाकर वो कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये जामुन लेकर आया हूँ। यह जामुन बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाओगे तो तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे। ये सब सुनकर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, लाओ मैं जरा इसे खाकर देखती हूँ कि ये आखिर ये कितना स्वादिष्ट है। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन को खाया और जामुन को खाने के बाद वो भी इसकी दीवानी हो चुकी थी। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी ऐसा जामुन नहीं खाया था। तुमने ये जामुन कहाँ से लाए? पत्नी के सब पूछने के बाद मगरमच्छ ने बंदर की बात बताई और बताया कि वो उसका एक अच्छा दोस्त है। बंदर उसे रोज जामुन खिलाता है। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगी कि अगर ये जामुन इतना स्वादिष्ट है तो उसे खाने वाले बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। कैसे भी करके मगरमच्छ की पत्नी को बंदर का दिल खाना था। ये सोचकर मगरमच्छ की पत्नी मन ही मन एक षड्यंत्र रचने लग गई। अगले दिन जब मगरमच्छ उसकी पत्नी के पास आया तो उसकी पत्नी ने कहा, मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब है और पास के एक वैद्य ने मुझे कहा है कि ठीक होने के लिए मुझे एक बंदर का दिल खाना होगा। अगर मैं उसे नहीं खाऊंगी तो मैं मर भी सकती हूँ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया। वो सोचने लगा कि वो बंदर का दिल कैसे लेकर आ सकता है। वो तो उसका एक अच्छा सा दोस्त है। बंदर का दिल लाने के लिए उसे बंदर को मारना होगा। फिर ये सोचकर मगरमच्छ बंदर के पास चला गया। जैसे ही वो बंदर के पास गया तो उसने कहा, मेरे दोस्त, तुमने उस दिन जो जामुन दिए थे, मैंने उसे अपने पत्नी को खिलाया। वो उन जामुनों को खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इसी के चलते उसने तुम्हें आज दावत पर बुलाया है। बंदर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लंबा समय हो चुका है, किसी ने अभी तक दावत पर नहीं बुलाया। चलो चलते हैं। यह कहकर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों के दोनों मगरमच्छ के पत्नी के पास जाने लगे। जब वे रास्ते पर थे तब मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे तुम्हारा दिल खाना है। इसके बाद ही वो ठीक हो सकती है। जैसे ही बंदर ने ये बात सुनी उसने अपना दिमाग दौड़ाया और मगरमच्छ से कहा, अरे तुम्हें ये बात पहले बताने चाहिए था। मैंने अपना दिल तो पैर पर रख कर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो गीला हो जाए। हमें वापस जाकर उसे लेकर आना होगा। तब मगरमच्छ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो हम उसे जाकर लेकर आते हैं। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, बंदर छलांग लगाकर उससे दूर हो गया। पेड़ पर जाके बंदर ने मगरमच्छ से कहा, गधे कहीं के, कोई अपना दिल निकाल कर किसी को देता है क्या? अगर मैं अपना दिल निकाल कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा और लगता है तुम मुझे मारना ही चाहते हो। तुम्हारे जैसा दोस्त होने से अच्छा दोस्त नहीं हो तो ठीक है। जाओ यहाँ से बेवकूफ़, अपनी पत्नी से कहना कि वो भी एक नंबर की गधी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए और किसी के बहकावे में आकर अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बसंत ऋतु का समय था। जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि पेड़ों में बेहतरीन और सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे।
इन फूलों से मधुमक्खियाँ मधु निकलकर शहद बनाती थी। मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है और इस वजह से मधुमक्खियाँ भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मधुमक्खियों पेड़ों के फूलों से मधु निकल रही थी कि तभी एक घमंडी पेड़ उससे बोला, क्या बात है, तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शोर की तरह हमारा मधु निकाल लेते हो। कुछ देर बाद उस पेड़ ने अपने बाकी साथियों के साथ सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सारे पेड़ वहाँ मौजूद थे। उस पेड़ ने सबसे कहा, दोस्तों, आज मैं बहुत ही जरूरी बात करने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। फिर बाकी पेड़ों ने बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी बताओ। बात यह है कि मधुमक्खियों ने हाथ पर कर दिया है। वे लोग आते हैं और बिना पूछे हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हैं। वो सब ज़रूरत से ज़्यादा शहद बनाते हैं। आज से हम उन्हें अपना मधु लेने नहीं देंगे। उस पेड़ की बात पर बाकी सारे सहमत थे और उन्होंने भी मधुमक्खियों को अपने फलों का मधु लेने से मना कर दिया। अगले दिन मधुमक्खियों का झुंड जंगल में आया और जैसे ही वो फूलों के ऊपर बैठने लगे तब पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। इसके बाद सारे मधुमक्खियाँ उड़ गए। वे सब वापस से फूलों के ऊपर बैठने लगे, लेकिन फिर से पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। सब पेड़ों ने उनसे मिलकर कहा, चली जाओ तुम सब यहाँ से और यहाँ मत आना। हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हें अपने मधु लेने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। ये सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खी अपने सत्ते पर वापस लौट गए। सबने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। सबने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारों पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब से हमें अपने फूलों का मधु लेने नहीं देंगे। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे और अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। ये सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत ही चिंतित थी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहां हम मधु आसानी से मिल सके। रानी की इस आदेश के बाद सारे मधुमक्खी जंगल छोड़कर चले गए। मधुमक्खियों को जंगल छोड़कर जाता देखकर सब पेड़ खुश थे। अब वो जंगल बिना मधुमक्खियों के था। जंगल में कोई भी मधुमक्खी नहीं बसा। इसकी वजह से फूलों का पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा पा रहा था। पेड़ों का फल आने बंद हो गए, फल के बीज भी नहीं हुए और जंगल में नए पेड़ उगने बंद हो गए। जंगल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे में पेड़ों ने फिर से सभा बुलाई। सारे पेड़ आपस में बात करने लगे कि उनके ऊपर फल क्यों नहीं लग रहा। तभी एक तितली उनके पास आई और बोली, जब हम तुम्हारे फूलों में बैठते हैं और तुम्हारे मधु लेते हैं तब हमारे शरीर में फूलों के पराग चिपक जाता है। जब हम एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल में बैठते हैं तो पराग दूसरे फूल में चले जाते हैं। ऐसा मधुमक्खियों के साथ भी होता है और वे ये काम करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। अब वे यहाँ नहीं है, इसीलिए पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा रहे हैं। ये सब सुनकर पेड़ों ने आपस में निर्णय लिया कि वे वापस मधुमक्खियों को बुलाएगा और अपने फूलों का मधु लेने देंगे। इसके बाद पेड़ों ने एक कबूतर से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें एक संदेश लेकर मधुमक्खियों के पास जाना है। तुम्हें उनसे कहना है कि हमारे जंगल के सारे पेड़ उन्हें यहाँ वापस आने का निमंत्रण दे रहे हैं और वे जितना चाहे इतना मधु हमारे फूलों से ले सकते हैं।
हम उन्हें मना नहीं करेंगे। ये खबर लेकर वो कबूतर मधुमक्खियों के पास चला गया। उसने वो सारी बातें मधुमक्खियों की रानी को बताई। ये सब सुनकर मधुमक्खी की रानी वापस उस जंगल में लौटने के लिए राजी हो गई। रानी ने अपने सभी मधुमक्खियों को आदेश दिया कि वे सब वापस उस जंगल में जाएंगे। फिर जैसे ही वे जंगल वापस पहुंचे, सारे पेड़ों ने उनसे माफी मांगी और रानी ने उनकी माफी को स्वीकार किया। अब वे सारे मधुमक्खी पेड़ों के फूलों से मधु ले सकते थे, जिसके चलते पेड़ों में फल लगने चालू हो गए और वापस से बीज भी होने लगे। इससे जंगल में नए पेड़ फिर से उगने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। एक गांव में श्याम नाम का मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा केवल अपने खाने के लायक ही मछली पकड़ पाता था और कभी कभी मछली ना मिलने पर खाली हाथ ही आ जाता था। मछुआरा स्वभाव से बहुत सीधा और भला इंसान था, लेकिन उसकी बीवी लालची औरत थी। जब भी श्याम मछली पकड़ने में नाकामयाब रहता था तो वो उसको डांटती थी। एक दिन की बात है, श्याम मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। वहां जाकर पूरे दिन मछली पकड़ने पर उसके हाथ कोई मछली नहीं आई। लेकिन जैसे ही शाम को वो मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक मछली फंस गई जो देखने में बड़ी थी और शार्क मछली जैसी दिख रही थी। मछुआरा इस पर बहुत खुश हुआ और सोचा आज का जुगाड़ हो गया। लेकिन तब वो मछली बोल पड़ी, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ, लेकिन अभी इस रूप में हूँ, तुम मुझको छोड़ दो। लेकिन तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी, यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर श्याम ने उस मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर की ओर चल दिया। घर जाने पर जब उसकी बीवी ने खाली हाथ आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बीवी बोली, तुमको स्वर्ग की अप्सरा मिली और तुम बिना कुछ मांगे चले आए, जाओ और हमारे लिए एक अच्छा घर मांग कर लाओ। मछुआरा अपनी बीवी की बात मानकर समुद्र में गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तभी वहां आ गई। मछुआरा बोला, मेरी बीवी हमारे लिए एक अच्छा घर चाहती है। मछली बोली, ठीक है, हो जाएगा, घर जाओ। श्याम जैसे ही घर गया, उसकी झोपड़ी एक अच्छे घर में बदल गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बोली, ये इस घर में आंगन और छत नहीं है। यदि हमारे बच्चे होंगे तो वो कहाँ पर खेलेंगे, इसीलिए तुम जाकर मछली से बड़ा घर, आंगन और छत के साथ मांगना। फिर मछुआरा गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तभी उसके सामने आ गई। उसने जैसा उसकी बीवी ने बोला बता दिया। मछली ने बोला, ठीक है, हो जाएगा। श्याम जैसे ही घर गया तो देखता है उसका घर और बड़े घर में बदल गया है, जिसमें आंगन और छत भी है। मछुआरा और उसकी बीवी खुश हो गए। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी फिर श्याम से बोली, मैं इस हालत में इस घर में अच्छा नहीं लगती, तुम मछली को बोलकर मुझे रानी बनाने को बोलो। श्याम के मना करने पर भी वो नहीं मानी और फिर मछुआरे को वहां जाना पड़ा। उसने जाकर मछली को पुकारा और बोला, मेरी बीवी अब रानी बनना चाहती है। मछली ने बोला, ठीक है। जब वो घर गया तो उसका घर एक बड़े महल में बदल रखा था। उसमें बाहर पहरेदार थे और अंदर जाकर देखा तो दरबार लग रहा था और उसकी बीवी पूरी तरह से रानी बन चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी बीवी बोली, मैं स्वर्ग की रानी बनना चाहती हूँ, तुम मछली के पास जाओ और मुझे स्वर्ग की रानी बनाने को बोलो।
उसने जाने को मना किया, लेकिन उसकी बीवी की जिद के कारण उसको मछली के पास जाना पड़ा। वो मछली के पास बहुत डरता हुआ गया और अपनी बीवी की इच्छा को बता दिया। मछली बोली, इस जन्म में तो तुम्हारी बीवी स्वर्ग की रानी नहीं बन सकती। इसके लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मछली उसकी बीवी के बढ़ते लालच को जान चुकी थी। यह सुनकर श्याम अपने घर चला गया और जाकर देखा उसका घर पहले की तरह झोपड़ी में बदल गया था। उसने अपनी बीवी से बोला, तुम्हारे बढ़ते हुए लालच के कारण ये सब हुआ है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में मनुष्य अपना अधिक नुकसान करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और वो दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और फिर बंदर से कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वो बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। तब भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। वे खुद को शेर से बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा, कृपया इन निर्दोष जानवरों को चोट न पहुंचाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वो घायल हो गया और वहां से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। उसके बाद सभी जानवर हाथी के पास गए और कहने लगे, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। एक समय की बात है। शहर के एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया रहता था। वो चिड़िया बहुत ही खास था क्योंकि जब कभी भी वो अपना मल त्यागता था तो वो जमीन में गिरकर सोने का बन जाता था। इस तरह के चिड़िया के बारे में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना ही कभी किसी ने ऐसा चिड़िया देखा था। शहर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी कि वहाँ एक ऐसा चिड़िया भी है। एक दिन उस शहर का एक मुसाफिर चलते चलते थककर उस पेड़ के नीचे रुक गया ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। जब वो आराम कर रहा था तब ऊपर बैठे टूनी चिड़िया ने सोचा कि क्यों न इस व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता की जाए। ये सोचकर टूनी चिड़िया ने उस व्यक्ति के बाजू में अपना मल त्याग दिया। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने उस सोने को उठाया और उसे लेकर खुश हो गया। फिर उसके अंदर की लालच और बढ़ने लगी।
ऐसे में वो टूनी चिड़िया को पकड़ना चाहता था। टूनी चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने जमीन पर एक जाल बिछाया और उस जाल में टूनी चिड़िया फंस गई। टूनी चिड़िया को पकड़कर वो व्यक्ति उसको अपना घर ले गया। घर ले जाकर वो इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वो चिड़िया अपना मल त्याग करेगा और इससे उसे सोना मिलेगा। ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया। वो सोचने लगा कि अगर राज्य के राजा को ये चिड़िया फेंक दिया जाए तो वो उसे बहुत सारा इनाम दे देंगे। उसके बाद वो व्यक्ति टूनी चिड़िया को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा के पास जाकर उसने बताया कि ये चिड़िया आम चिड़िया नहीं है, बल्कि ये एक खास चिड़िया है जिसका मल सोने में बदल जाता है। ये सुनकर राजा ने उस चिड़िया को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद राजा के पास एक मंत्री आया और उनसे बोला, महाराज, ये सब बातें बकवास है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पंछी सोने का मल त्याग करता है? इसलिए आप इस पंछी को छोड़ दीजिए और अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे में राजा मंत्री की बात मानते हुए उस टूनी चिड़िया को सोने का आदेश दिया। जैसे ही टूनी चिड़िया उड़ने लगा तब उसने दरबार में अपना मल त्याग दिया और उसका मल फर्श में गिरते ही सोने का बन गया। ये देखकर राजा चकित रह गया और उन्होंने उस मंत्री को आदेश दिया कि वो किसी भी तरह से उस चिड़िया को पकड़कर ले आए। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया ने कहा, मैं बेवकूफ था जो उस व्यक्ति के सामने अपना मल त्यागा। वो व्यक्ति बेवकूफ था जिसने मुझे राजा को दिया और ये राजा बेवकूफ है जिसने मुझे यहाँ से जाने दिया। इस राज्य में तो सबके सब बेवकूफ है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमें सलाह दे रहा है तो हमें उस सलाह पर अच्छे से विचार करना चाहिए और फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक मुर्गा रहता था। मुर्गा बहुत ही समझदार और चालाक था। एक दिन गांव में एक लोमड़ी आया। लोमड़ी ने देखा कि एक मुर्गा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। मुर्गे को देखकर लोमड़ी ने विचार किया कि वो मुर्गे को खा जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे मुर्गे को नीचे बुलाना पड़ेगा। अब लोमड़ी ने विचार किया कि वो मुर्गे को बेवकूफ़ बनाएगा और उसे नीचे लेकर आएगा। ये सोचकर उसने मुर्गे से कहा, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। नीचे आकर हम दोनों बैठकर एक साथ बात कर सकते हैं। ऐसा कहकर लोमड़ी मुर्गे को बेवकूफ़ बनाना चाहता था। मुर्गे ने कहा, नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता क्योंकि मैं खूंखार जानवरों से दूर रहता हूँ। इसीलिए मैं वहाँ तुम्हारे पास नीचे नहीं आ सकता। मुझे इस बात का डर है कि तुम मुझे दबोच कर खा जाओगे। तब लोमड़ी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, आज जंगल में सभी जानवरों ने फैसला किया है कि वो एक दूसरे जानवर के साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगे। इसलिए अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे आ जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। मुर्गा लोमड़ी की बातों को सुन रहा था और वो जानता था कि लोमड़ी उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से मुर्गे ने अपना दिमाग लगाया और उसने लोमड़ी से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा ही है तो हम सब मिलकर एक साथ रह सकते हैं। ऐसा कहने के बाद मुर्गा अपनी गर्दन को ऊपर करके दूर की तरफ देखने लगा।
मुर्गे को ऐसा करता देख लोमड़ी सोचने लगा कि आखिर मुर्गा क्या कर रहा है। इस वजह से उसने मुर्गे से पूछा, आखिर तुम वहाँ क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस मुझे देख कर के ऐसा लग रहा है कि कुछ जंगली कुत्ते झुंड में इसी ओर आ रहा है। इसी वजह से मैं अपना गर्दन ऊपर करके उन्हें देख रहा हूँ। यह सुनकर लोमड़ी घबरा गया और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वहाँ से जाने लगे तो मुर्गे ने पूछा, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? रुको, हम बैठकर बात करने वाले थे और जंगली कुत्ते जब आ जाएंगे तो हम उनके साथ बैठकर बात कर सकेंगे। तब लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ रुका और कुत्ते आ गए तो वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तब मुर्गे ने लोमड़ी से पूछा, अच्छा, लेकिन सुबह तो फैसला हुआ था कि जंगल के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और किसी को नहीं मारेंगे, तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? फिर लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, दरअसल बात यह है कि खबर अभी तक जंगली कुत्तों तक नहीं पहुंची होगी, इसलिए मुझे यहाँ से भाग कर जाना पड़ेगा। यह कहकर लोमड़ी तुरंत ही वहाँ से भाग गया और इसी तरह से मुर्गे ने अपनी जान बचाई और अपनी रक्षा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बात को तुरंत नहीं मानना चाहिए। हमें उस पर विचार जरूर करना चाहिए कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में टूनी चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो टूनी चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल पक गया था और कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब टूनी चिड़िया और उसकी बच्चों का वो खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में टूनी चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए थे और किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय टूनी चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। तब टूनी चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। टूनी चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान के पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखे बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। टूनी चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब टूनी चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वो बोली, तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसान का रिश्तेदार आएंगे। ठीक ऐसे ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। टूनी चिड़िया के बच्चों हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा, ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा।
ट्यूनीशिया के बच्चों ने किशन की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बात बताया तो वो बोली, बच्चों अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने के लिए तैयार है। तब बच्चों ने उन्हें पूछा, ऐसा क्या बात है माँ, आज हम जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। तब ट्यूनीशिया ने बोली, बच्चों पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसीलिए वो अवश्य आएगा। ये कहकर ट्यूनीशिया अपने बच्चों को लेकर वो खेत छोड़कर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर होना नहीं चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching.